Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic of our chapter number 15, AC circuits. Today we will discuss AC through an inductor, and also we will discuss the power loss in an inductor. Okay. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने इंडक्टर के साथ एक एसी सप्लाई को कनेक्ट करेंगे और अपने करंट और वोल्टेज के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, ये एक एसी सप्लाई हम अपने इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं. यहाँ पर ये बात याद रखिए, ये जो आपका इंडक्टर है ये बेसिकली सोलेनॉइड भी कहलाता है. ठीक है. जो कि यहाँ पर एक वाउंडेड कॉइल की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है. ठीक है. इसको हम इंडक्टर बोलते हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास इंडक्टर है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि ये अपने अंदर से पास होने वाले करंट को अपोज करता है. ठीक है. ये करंट को अपोज करता है, तो जिसकी वजह से हमें जो रेजिस्टेंस होती है वो मिनिमम मिलती है, और इस मिनिमम रेजिस्टेंस की वजह से इस इंडक्टर में जो बैक ईएमएफ जनरेट होती है वो बैक ईएमएफ इक्वल होती है अप्लाइड वोल्टेज के. ठीक है. अब इसको हम देखेंगे ज़रा ये किस तरीके से होता है. तो स्टूडेंट, जब किसी इंडक्टर में से करंट पास होता है तो होता ये है कि सपोज के इंडक्टर के अंदर जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, और ये वाली जो इसकी कॉइल है ये इस पॉइंट पे पहुंचता है. ठीक है. ये फर्स्ट वाली कॉइल पे. तो होता ये है कि ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, इस ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, जो इस कॉइल के अराउंड क्रिएट होती है, वो वेरी करती है. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने की वजह से फ्लक्स जो होता है वो वेरी करता है, यानी चेंज होता है. इसके चेंज होने की वजह से इसकी जो बराबर में ये जो कॉइल है इसके अंदर करंट जो है वो इंड्यूस होता है. ठीक है. और करंट के इंड्यूस होने की वजह से हमें बैक ईएमएफ मिलती है. ठीक है. तो ये जो हमारा इंडक्टर है ये अपने अंदर पास होने वाले करंट को अपोज करता है. ठीक है. तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है वो मिनिमम होती है, यानी हमें जो जीरो रेजिस्टेंस मिलती है, इस जीरो रेजिस्टेंस की वजह से इंडक्टर में जो बैक ईएमएफ जनरेट हो रही होती है वो इक्वल होती है किसके? अप्लाइड वोल्टेज के. ठीक है. यहाँ पर मैं इसकी इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी और हाईलाइट कर देता हूँ कि इंडक्टर बेसिकली जो इसमें से करंट पास हो रहा होता है ये इसको अपोज करता है, यानी कि अगर हमारा अप्लाइड करंट अगर इंक्रीजिंग होगा तो जो हमारा इंडक्टर है उसका करंट यानी इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, वो डिक्रीजिंग होगा. ठीक है. मैं इसको रिपीट करता हूँ. ये हमारा जो अप्लाइड करंट है जो इंडक्टर में पास होगा, अगर ये इंक्रीजिंग है तो इंडक्टर में इंड्यूस होने वाला करंट, ठीक है, ये डिक्रीजिंग होगा. ठीक है. बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड करंट है, अगर ये अप्लाइड करंट डिक्रीजिंग होगा तो हमारा जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा और इसको यानी कि इंक्रीज करने की कोशिश करेगा. ठीक है. इसको मेंटेन करने की कोशिश करता है बेसिकली ये हमारा इंडक्टर. ठीक है. इसको अपोज करता है जो इसमें से करंट पास होता है. तो अगर हमारे पास मिनिमम रेजिस्टेंस है तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो बैक ईएमएफ के इक्वल होगा. इसका मतलब ये हुआ कि हम अपना यहाँ पर जो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. जो कि E is equal to delta L is equal to capital L डेल्टा I ओवर डेल्टा T है. ठीक है. क्योंकि हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो बैक ईएमएफ के इक्वल होता है, तो इसीलिए हम इस फॉर्मूले को रीराइट कर लेते हैं. मतलब V इज इक्वल टू कैपिटल L डेल्टा I ओवर डेल्टा T. ठीक है. ये जो L है हमारा ये कांस्टेंट है, तो L की कांस्टेंट होने की वजह से हम इसको यूं लिख सकते हैं इस रिलेशन को कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा I ओवर डेल्टा T. अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बेसिकली इस सर्किट से अपनी वेव बनाएंगे. ठीक है. तो जो वेव हम फॉर्म करने जा रहे हैं उसके अंदर अगर हम देखें तो ये डेल्टा I अपॉन डेल्टा T है. ठीक है. जो कि हमारे स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो स्लोप है इसको सिंपल आप यूं समझ सकते हैं कि हमारे करंट की जो पल्स फॉर्म होगी उस पल्स पे जो हमारे पास जिस पॉइंट पे हमें वैल्यू चाहिए होगी वहाँ हमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक लाइन स्ट्रेट लाइन जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं. ठीक है. टेंजेंट ड्रॉ करेंगे करंट की पल्स पे और उस पॉइंट पे हमें जो हमारा स्लोप है उसकी उस लाइन की वैल्यू हमें स्लोप
की वजह से पता चल रही होगी। यानी जैसे एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक करंट की वेव है, ठीक है, जैसे कि ये मैं रेड यहाँ से हाईलाइट कर रहा हूँ, इस वेव के अंदर ये करंट की वेव है, ठीक है, करंट की पल्स है, ठीक है। तो ये जो ओरिजिन है, इस पे हम अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, ये बिल्कुल जहाँ मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है इस तरीके से, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। इस पॉइंट पर हम अपने वोल्टेज को देखेंगे तो जो हमारा टेंजेंट होगा, अगर ये मैक्सिमम स्लोप रखता होगा, यानी एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होगी, तो इस पॉइंट पर वोल्टेज मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये की पॉइंट है। जिस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन हमारी यानी वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ होगा, मैक्सिमम स्लोप ड्रॉ होगा, तो उस पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो देखिए जो ओरिजिन पे लाइन ड्रॉ हो रही है, टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, और इस पॉइंट पे ये देखिए ग्रीन जो कि वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा करंट ड्रॉ होता है, तो इस पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी जिसका स्लोप मिनिमम होगा। तो इस मिनिमम स्लोप पे हमारा जो वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, ठीक है। तो ये जो ए पॉइंट, स्मॉल ए पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये वोल्टेज का ए पॉइंट है। अब यहाँ से आप वेव ड्रॉ करेंगे तो ये वेव कुछ इस तरह ड्रॉ होगी, ठीक है, यानी इस पॉइंट से जहाँ मेरा पॉइंटर मौजूद है ए की तरफ, ठीक है। इसी तरीके से आप बी पॉइंट पे आ जाएं तो यहाँ पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक वर्टिकल लाइन होगी, तो इस पॉइंट पे देखिए वोल्टेज मैक्सिमम है। इसी तरीके से जब आप अपने इस सी पॉइंट पे आ रहे हैं तो यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ होगी ये एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है, तो जिसका मतलब स्लोप मिनिमम है। तो सी पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमम वोल्टेज मिलेगा, और इसी तरीके से ये पल्स ड्रॉ होती रहेगी, ठीक है। तो इस पल्स की बेस पर जो वोल्टेज और करंट की है, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा करंट होता है वो वोल्टेज से लैग कर रहा होता है, ठीक है, और जो हमारा वोल्टेज होता है वो बेसिकली लीड कर रहा होता है, ठीक है। तो इंडक्टर के अंदर हमारा वोल्टेज जो होता है वो लीडिंग होता है, ठीक है, और करंट जो है वो लैगिंग होता है। अच्छा, अब हमारा जो वोल्टेज और करंट है ये एक दूसरे से 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर होते हैं, ठीक है, यानी वोल्टेज 90 डिग्री से लीड कर रहा होता है करंट के साथ, ठीक है। अगर हम इसके फेजर वेक्टर को ड्रॉ करें तो ये बहुत सिंपल होगा, वोल्टेज जो कि हमारा लीडिंग है ये वर्टिकल ड्रॉ किया जाएगा, और जो हमारा करंट जो है वो जो कि लैग कर रहा है इसको हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह आएगी। देखिए ये हमारा जो वोल्टेज है ये लीडिंग है, ठीक है, जिसको हमने वर्टिकल ड्रॉ किया, और जो हमारा करंट है, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि लैग कर रहा है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, क्योंकि इन दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस मौजूद है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम इस डेरिवेशन को जो कि इंडक्टर के लिए इसको ड्राइव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल यहाँ पर हमारे पास जो करंट की जो इक्वेशन है, वो करंट का जो रिलेशन है जो एसी से हमें प्रोड्यूस हो रहा होता है, मिल रहा होता है, जनरेट हो रहा होता है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी है, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल जो सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला है जिसको अभी हम डिस्कस करके आए, ई इज इक्वल टू कैपिटल एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पर हम अपने I की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, और E को भी हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, V के साथ। देखिए I की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो डेल्टा के साथ आई एम साइन ओमेगा टी आ गया, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम अपने E को V से रिप्लेस करते हैं, तो ये फॉर्मूला कुछ V की फॉर्म में आ जाएगा, और इसके साथ साथ ये जो हमारे पास आई एम है, ठीक है, ये जो आई एम है ये मैक्सिमम वैल्यू है जो कि कांस्टेंट होगी, इसको बाहर कर दें। अगर हम इसको बाहर कर दें तो डेल्टा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है, ये जो वैल्यू होगी ये बेसिकली हमारे पास डेरिवेटिव होगा कॉस ओमेगा टी का, जो कि इक्वल होगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी के, ठीक है। ये हमारे पास डेरिवेटिव है जो ओमेगा कॉस ओमेगा टी के इक्वल है। तो अब ये दोनों वैल्यूज यानी ई को वी से रिप्लेस कर रहे हैं, और इस डेल्टा की वैल्यू को उठा के हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखिए इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ई की जगह हमने वी को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और ये जो हमारा ओमेगा है
ये इधर आ गया, ठीक है, ये हमने ओमेगा पहले लिख लिया। ये जो कैपिटल एल था ये एज इट इज आ गया। ये जो आई एम है, ठीक है, ये भी हमारा यहाँ लिखा हुआ है, और इसके साथ ये कॉज ओमेगा टी, ठीक है, ये हमारे वोल्टेज की इक्वेशन आती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कॉज 0 हो यानी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही हो तो हमारा यही वाला फॉर्मूला वी एम इज इक्वल टू ओमेगा एल आई एम के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ये जो कॉज ओमेगा टी है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, यानी कॉज 0 1 के इक्वल होता है, तो ये हमें वी एम मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है जिसको हम अभी ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो ओमेगा कैपिटल एल आई एम की वैल्यू है इसकी जगह हम वी एम लिख दें, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल टू वी एम कॉज ओमेगा टी, ठीक है। अब हमें मालूम है मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास है, कॉज ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 90 या पाई बाय 2, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो ये हमारे वोल्टेज की इक्वेशन आ रही है जिसमें ये वाली वैल्यू बता रही है, यानी जो प्लस में पाई बाय 2 है ये हमारे करंट से लीड कर रहा है पाई बाय 2, ठीक है, यानी 90 डिग्री पर हमारा वोल्टेज करंट से लीडिंग है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स हम हाईलाइट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास, इन प्योर इंडक्टर करंट लैग्स बिहाइंड दी वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, इंडक्टेंस अपोजेस दी चेंज इन करंट, ठीक है, एंड सर्व्स टू डिले दी इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ करंट इन दी सर्किट। स्टूडेंट्स, ये वाला जो पॉइंट है ये मैं आपसे जो अभी इससे पहले वाली स्लाइड थी उसके अंदर डिस्कस कर आ रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि हमारा जो इंडक्टर होता है वो अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करता है, ठीक है, और अगर हमारा जो अप्लाइड करंट होता है अगर वो इंक्रीज करता है तो जो इंड्यूस करंट होता है वो इसके अपोज इसको डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर यानी लास्ट हमारे पास जो स्लाइड है उसमें ये पॉइंट हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम अपने इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस का नाम देते हैं, ठीक है, उसकी जरा वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और ड्राइव करते हैं। तो स्टूडेंट सिंपल हमारे पास ओम्स लॉ है जो कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं ओम्स लॉ के फॉर्मूले को इस तरह ट्रांसफॉर्म करना चाहूं, लिखना चाहूं कि वी एम इज इक्वल टू आई एम इंटू ये जो रेजिस्टेंस है इंडक्टर की इसको मैं एक्स एल लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ ही लिखा हुआ है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो वी एम इज इक्वल टू आई एम एक्स एल, ठीक है। इस फॉर्मूले से एक्स एल की वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक्स एल आपके पास इक्वल आ जाएगा वी एम डिवाइडेड बाई आई एम, ठीक है। अब हमें मालूम है, अभी यहाँ डेरिवेशन जो अभी हम कर रहे थे इसमें Vm की वैल्यू हमें मालूम है कि ये इक्वल है ओमेगा कैपिटल L आई एम के। तो ये जो हमारा XL का फॉर्मूला है इसके अंदर हम अपने Vm की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए XL इज इक्वल टू ओमेगा L ओमेगा कैपिटल L आई एम डिवाइडेड बाय आई एम। आई एम से आई एम कैंसिल हो जाएगा तो XL आपके पास आ जाएगा ओमेगा कैपिटल L, ठीक है। अब हमें मालूम है कि ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई एफ के। तो अगर हम इस इक्वेशन को यानी एक्सएल को इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। इसका मतलब ये है कि जो हमारा इंडक्टर है उसकी जो रिएक्टेंस है यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। इसका मतलब जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इंडक्टर की जो रिएक्टेंस होगी वो भी कम होगी, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, दी अपोजिशन ऑफर्ड यानी एक्सएल की बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। दी अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू फ्लो ऑफ एसी इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने इंडक्टर से पावर लॉस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली अभी हम डिस्कस कर आए कि जो हमारा वोल्टेज होता है इंडक्टर के अंदर वो लीड कर रहा होता है, ठीक है, और जो करंट होता है वो लैग कर रहा होता है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे से पाई बाय 2 के फेज डिफरेंस पर होते हैं, ठीक है। ये भी हम डिस्कस कर आए। अब स्टूडेंट्स ज़रा आप अपनी इस जो पल्सेस हैं, ठीक है, करंट
और वोल्टेजेस की, ज़रा उनको देखिए और उनकी बेस पर हम ये जो पावर वेव है इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़ी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप देखें पावर हमारे पास इक्वल है किसके, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट के, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास ये जो पावर है, ठीक है, इसका जो फर्स्ट फेज है, हम इसको फेजेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका जो फर्स्ट फेज है वो बेसिकली वोल्टेज का अगर हम वो देखें तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, यानी 0 से 90 डिग्री, तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, यानी वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। और अगर हम अपने करंट को देखें तो करंट बेसिकली हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये फर्स्ट पॉइंट से डिस्कस करता हूँ इसको, ठीक है। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट फेज हमें मिल रहा है इसमें वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और जो हमारा करंट है वो नेगेटिव है। तो वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी पावर होगी उसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव होगा, यानी पॉजिटिव वोल्टेज मल्टीप्लाई नेगेटिव वोल्टेज इज इक्वल टू नेगेटिव पावर, ठीक है। तो इसकी जो पल्स ड्रॉ होगी वो नेगेटिव होगी। तो देखिए पावर की जो पल्स ड्रॉ हो रही है वो फर्स्ट फेज में हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, जहां मेरा इस वक्त पॉइंटर मौजूद है, ठीक है। तो ये नेगेटिव होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पावर है वो कॉइल से सोर्स की तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकंड फेज की। देखिए सेकंड फेज में हमारे पास जो पावर है, ये जो मेरा पॉइंटर यहाँ मौजूद है, ठीक है, ये यहाँ पर पावर जो हमारा वोल्टेज है, ठीक है, वो इस वक्त मैक्सिमम यानी 90 पर है और ये फ्लो करके मूव करके यहाँ 0 पे आएगा। तो ये इसका सेकंड फेज है, ठीक है। वोल्टेज का 90 और ये कहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर 0 तक आ रहा है। तो ये अभी भी वोल्टेज पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसी पॉइंट पे अगर हम अपने करंट को देखें तो करंट की वैल्यू देखते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इस पॉइंट पे यानी वोल्टेज के मैक्सिमम, ये करंट का मिनिमम है, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जा रहा है, मैक्सिमम पे जा रहा है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव है। करंट हमारे पास पॉजिटिव है और वोल्टेज भी पॉजिटिव है। तो सेकंड हाफ या सेकंड साइकिल में हमारे पास वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। तो इस वक्त हमारी जो पावर होगी उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जिसका मतलब ये है कि हमारी जो पावर है वो सोर्स से कॉइल की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। और इसकी जो वेव हम बनाएंगे वो कुछ इस तरह होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी जो वेव है ये पॉजिटिव पावर को रिप्रेजेंट कर रही है, जो पॉजिटिव वोल्टेज और पॉजिटिव करंट को मल्टीप्लाई करने पे मिल रही है। अब इसी के साथ आप अपना थर्ड फेज देखिए। थर्ड फेज में हमारे पास यहाँ पर देखिए ये जो वोल्टेज है ये हमारा नेगेटिव है और करंट हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, जहां मेरा ये जो पॉइंटर मौजूद है, ठीक है, यहां से यहां तक करंट नेगेटिव, करंट पॉजिटिव है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वोल्टेज हमारा नेगेटिव है। तो वोल्टेज नेगेटिव और करंट हमारा पॉजिटिव। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो पावर होगी वो नेगेटिव आएगी। अगेन इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो फ्लो है वो कॉइल से सोर्स की तरफ हो रहा है, ठीक है। और जो हमारी पल्स फॉर्म होगी पावर की वो थर्ड साइकिल के लिए देखिए जहाँ जो मेरा पॉइंटर मौजूद है ये वाली जो वेव होगी, ये जो वाली जो पल्स होगी ये हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये थर्ड क्वार्टर के लिए, थर्ड साइकिल के लिए बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ साइकिल में क्या होगा? फोर्थ साइकिल में देखिए हमारे पास जो वोल्टेज है वो यहाँ ये जो मेरा पॉइंटर मौजूद है यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, यानी कि आपके पास ये अभी भी नेगेटिव है, ठीक है, यानी वोल्टेज फोर्थ साइकिल में भी नेगेटिव होगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब करंट की वैल्यू अगर आप देखें तो करंट की वैल्यू इस पॉइंट से जहां मेरा इस वक्त पॉइंटर मौजूद है स्टार्ट हो रही है और यहां तक आ रही है, ठीक है, यानी करंट की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो वोल्टेज भी नेगेटिव है और करंट भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। पावर हमारी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। पावर के पॉजिटिव होने का अगेन मतलब ये है कि जो हमारा फ्लो है वो सोर्स से
कोयल की तरफ है, ठीक है। तो जो हमारी पल्स ड्रॉ होगी वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी, ठीक है। ये हमारी पावर की वेव है, पावर की पल्स है। तो स्टूडेंट्स इस पूरी साइकिल के दौरान यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज में हमारे पास जो पावर है वो 2 मरतबा जो हमारा इंडक्टर होगा वो गेन करेगा और 2 ही मरतबा रिटर्न कर देगा। इसका मतलब ये है कि इंडक्टर जितनी पावर गेन करेगा उतनी ही पावर लॉस कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इंडक्टर है वो हमारी पावर को लॉस नहीं करता, ठीक है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बनती है। अब हम इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है पावर की उसको भी देख लें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, सिंपल हमारे पास पावर का फॉर्मूला है, जो एवरेज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P एवरेज V इंटू आई, ठीक है। जो ब्रैकेट्स हैं ये एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी जो V है इसकी वैल्यू है हमारे पास Vm cos ओमेगा t मल्टीप्लाई I की वैल्यू है Im साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए जो Im और Vm है ये हम बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएंगे ब्रैकेट से। तो अब यहाँ पर पहले मैंने साइन को लिख लिया है और उसके बाद कॉस को लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारा साइन है ये हमें बेसिकली एवरेज वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ब्रैकेट्स एवरेज शो कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब साइन की एवरेज वैल्यू और इसी तरीके से कॉस की एवरेज वैल्यू, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा जो साइन का एवरेज मल्टीप्लाई कॉस एवरेज है ये 0 के इक्वल आएगा। ये किस तरह कि साइन की वैल्यू जब मिनिमम होगी तो वो उस वक्त कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। सपोज यहाँ कॉस की साइन की जो वैल्यू है यानी अगर हम 0 डिग्री पे देखें तो साइन 0 हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। जबकि कॉस 0 मैक्सिमम होगा 1 होगा, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल होगा 0 के। इसी तरीके से 90 डिग्री पे देखिए, साइन 90 1 होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस 90 से। तो साइन 90 1 मल्टीप्लाई cos 90 0, 1 मल्टीप्लाई 0 इक्वल आ जाएगा 0 के। तो किसी भी कंडीशन में साइन एवरेज, साइन थीटा एवरेज या साइन ओमेगा टी एवरेज मल्टीप्लाई कॉस ओमेगा टी एवरेज ये इक्वल आएगा 0 के। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ 0 पुट करें तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब पावर हमें क्या मिलेगी, 0। तो इसका मतलब ये है कि इंडक्टर हमारी पावर को कंज्यूम नहीं करता, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स जो आज हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है और जो हम अपने लेक्चर को आज डिस्कस करके आए ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है व्हाई एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी थ्रू एन आइडियल इंडक्टर इज 0, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारी जो पावर साइकिल होती है इस कंप्लीट पावर साइकिल के दौरान हमारा जो इंडक्टर होता है तो वो एवरेज पावर हमें 0 दे रहा होता है। तो ऐसा क्यों है, ठीक है। आप इसका आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।